Hello and a pretty lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are keeping absolutely fine, happy and of course in fine spirits. तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लास्ट सेशन में आपको याद होगा हमने डिविडेंड के बारे में चर्चा करी थी और बहुत डीपली चर्चा करी थी। जब सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड देती है उस डिविडेंड को प्री एक्विजिशन डिविडेंड कब माना जाता है, ये मैंने लास्ट सेशन में इसकी चर्चा करी थी और मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड या तो लास्ट ईयर के लिए पे करा है या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा है वो बिगनिंग के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर करके करा है। अगर इन दोनों में से एक भी क्ल्यू क्वेश्चन में मौजूद है तो इसका मतलब डिविडेंड जो है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस है। तो अपने इस पॉइंट को थोड़ा सा और हम आगे एलोबरेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के। अब इस क्वेश्चन में कहता है पहले तो बैलेंस शीट की डेट 31/3/2025 मैंने कर दी। बैलेंस शीट की डेट वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोगों के पास जो हमारी बुक्स होंगी तो उसमें डेट 31/3/25 की लिखी होगी। बाकी उसने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, फिर करंट नॉन करंट लायबिलिटीज है, फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 4000 शेयर्स में 8 लाख की है, करंट एसेट्स तुम्हें दिए हैं 7 लाख और 15 लाख के। उसके अलावा उसने आगे इंफॉर्मेशन जो दी है वो कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31/3/2025 की। अब उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है ईयर की बिगनिंग में 1/4/2024 को 3 लाख का बैलेंस है और जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस है। एक तो ये इंफॉर्मेशन है और नीचे उसने कहा कि 30/9/2024 को प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करा गया एच लिमिटेड के द्वारा 5,25,000 पर, जबकि उनकी बुक वैल्यू जो थी 1/4/2024 को 5 लाख की थी। सब्सिडियरी कंपनी ने अब इस क्वेश्चन में लास्ट में कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी ने 10% का डिविडेंड पे करा और सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा नवंबर 2024 में करा और लिखा है बाय यूटिलाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1/4/2024। मैंने ये भी बताया था कि डिविडेंड कौन सी डेट को पे करा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि डिविडेंड क्या बिगनिंग के प्रॉफिट से पे करा है या फिर लास्ट ईयर के लिए पे करा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कराने के लिए फटाफट मैंने लिखना शुरू करा और आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें अगर आप क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, अदरवाइज आप देख भी सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा ये होगी कि आप क्वेश्चन को लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन 11 को हमने एनालाइज करा। एनालाइज करने का मतलब है कि हम कुछ पॉइंट्स अपने लिए बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। अब जैसे कि तुम्हें मालूम है क्वेश्चन की डेट जो दी है या हमने जो कर दी है वो 31/3/2025 की डेट है, तो जाहिर है कि अकाउंटिंग ईयर का जो आवाज है या अकाउंटिंग ईयर की जो बिगनिंग है वो 1/4/2024 को है। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन वो 30th of September 2024 की डेट है, 30th September। इसका ये भी मतलब हो गया कि पहले 6 महीने प्री एक्विजिशन है और बाद के 6 महीने जो हैं वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन ये दी थी कि बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट है, ताकि क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े, 3 लाख का प्रॉफिट है, ये नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि बिगनिंग की डेट को पीएनएल में इतना बैलेंस है और जनरल रिजर्व में जो बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है 2 लाख है। और जब हमने बैलेंस शीट को पढ़ा था तो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ था कि सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो भी मैंने ऐसे नोट कर लिया ताकि मैंने कहा बार बार क्वेश्चन हमें ना देखना पड़े। और 3 लाख का जो बैलेंस है वो भी हमने नोट करके रखा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, फिर इस क्वेश्चन में जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि नवंबर के महीने में, अब मान लेते हैं कि नवंबर का मंथ कहीं यहां पर है, नवंबर 2024 को क्वेश्चन में लिखा था कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है। तो इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है। अब जो डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने पे करा, क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ था कि सब्सिडियरी कंपनी ने ये जो डिविडेंड पे करा है नवंबर के महीने में। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे नवंबर के महीने में पे करा है तो सर ये तो पोस्ट एक्विजिशन होना चाहिए। मैंने कहा डेट के हिसाब से मूव नहीं करना है,
डिविडेंड कौन सी डेट को पे करा, डेट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट. व्हाट यू नीड टू एक्चुअली लुक एट कि ये डिविडेंड क्या लास्ट ईयर के लिए पे करा है या बिगनिंग के प्रॉफिट का इस्तेमाल करके करा है. तो नीचे उसने लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो ये डिविडेंड पे करा बिगनिंग के प्रॉफिट से करा है, तो इसलिए इस डिविडेंड को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानेंगे. करेक्ट. और मैंने ये भी बताया था, हम ये मान करके चलते हैं कि होल्डिंग कंपनी का जो शेयर ऑफ डिविडेंड रहा होगा, होल्डिंग कंपनी ने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया होगा. लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये ट्रीटमेंट अब गलत है, हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ता है. मेन चीज ये है. तो इस क्वेश्चन में कुछ ये चीजें मौजूद थी. बाकी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है. अब आगे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा. जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करा. डिग्री ऑफ कंट्रोल. अब डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए डिग्री ऑफ कंट्रोल हम ये देखते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं. 5000 शेयर हैं, 5 लाख की शेयर कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है. फिर हम ये देखते हैं कि उसमें होल्डिंग के पास कितने शेयर हैं. 4000 शेयर हैं और 1000 शेयर अदर शेयर होल्डर्स यानी कि माइनॉरिटीज के पास हैं. तो रेशियो जो है वो 4/5 और 1/5 हो गया. सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें पेरेंट का हिस्सा 4/5 और अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटीज का हिस्सा 1/5 है. उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मुझे रीवैल्यूएशन एनालिसिस करना पड़ेगा. अब रीवैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए मैं कई बारी आपको बता चुका हूं. रीवैल्यूएशन एनालिसिस सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रीवैल्यूएशन किसका हो रहा है. प्लांट एंड मशीनरी का हो रहा है. फिर हम ये देखते हैं सबसे पहले तो कि बिगनिंग की बुक वैल्यू कितनी है और ईयर के एंड की वैल्यू कितनी है. ये देखने के पीछे पर्पस होता है कि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें. यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए मुझे बुक वैल्यू बिगनिंग की और एंड की नोट करनी पड़ती है. तो जो बुक वैल्यू तुम्हें दी हुई है बिगनिंग की और एंड की, उसको तुमने पहले अच्छी तरह से नोट कर लिया. करेक्ट. तो बिगनिंग की बुक वैल्यू कितनी है और क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी है, पहले तो आप इसको नोट कर लें. अब ओपनिंग बुक वैल्यू और क्लोजिंग बुक वैल्यू. अब क्लोजिंग वैल्यू तो हमें बैलेंस शीट से पता लग गई कि क्लोजिंग बुक वैल्यू सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम को देख करके वो 5 लाख रुपए की है प्लांट एंड मशीनरी की. अब क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा हमने उस एसेट को रीवैल्यू तो करा है 5,25,000 पर, लेकिन नीचे ये भी लिखा था कि उसकी बुक वैल्यू बिगनिंग की डेट को इतनी थी. तो जो बिगनिंग की बुक वैल्यू है पहले तो आपने उसको नोट करा. अब बिगनिंग की बुक वैल्यू क्वेश्चन में जो हमें दी हुई है वो 4,50,000 की दी हुई है. बिगनिंग की डेट को बुक वैल्यू 4,50,000 की थी. ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें दिया हुआ है. अब इन दोनों का डिफरेंस आपने नोट करा तो आपको पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा होगा इस पूरे साल में. पहले तो सॉरी, अब ये तो मैंने उल्टा लिख दिया इस क्वेश्चन में, एक्सट्रीमली सॉरी. क्लोजिंग बुक वैल्यू 4,50,000 की है, यहां पर लिखा भी हुआ है. मैंने क्लोजिंग बुक वैल्यू 4,50,000 की है और नीचे उसने लिखा है, नीचे उसने जो क्वेश्चन में लिखा है वो ये कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को हमने प्लांट एंड मशीनरी को 5,25,000 पे वैल्यू करा और ओपनिंग डेट को उसकी वैल्यू 5 लाख की थी. तो ओपनिंग डेट को पहले तो आपने बुक वैल्यू नोट करी, क्लोजिंग वैल्यू नोट करी. इससे आपको पता लग गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो 50,000 का है और उसकी परसेंटेज भी आपने निकाल ली 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 करके. एक बार जब ये पता कर लिया तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि अप वैल्यूएशन हुआ या डी वैल्यूएशन हुआ. अप वैल्यूएशन हुआ या डी वैल्यूएशन हुआ, इसके लिए हम ये देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हमने कितने पर रीवैल्यू करा और उस दिन बुक वैल्यू कितनी थी. अब ये तो हमें दिया हुआ है कि रीवैल्यूड एट, ये तो हमें दिया ही हुआ है. ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को हमने उसको रीवैल्यू करा 5,25,000 पर. अब मुझे इस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है. डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर है, तो इस दिन बुक वैल्यू कितनी थी ये मैं निकाल सकता हूं. इस दिन बुक वैल्यू कितनी थी ये हम निकाल सकते हैं. बुक वैल्यू बिगनिंग की डेट को 5 लाख की है, ये तो हमें मालूम है. और 6 महीने के बाद डेट ऑफ कंट्रोल है, तो मैं 6 महीने का इसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दूंगा, लेस 10% फॉर 6 मंथ्स. तो 5 लाख पे मैंने डेप्रिसिएशन 6 महीने का अप्लाई करा, तो डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए का आ गया. तो इसका मतलब 4,75,000 बुक वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन. तो उसको हमने 5,25,000 पर वैल्यू करा, तो इसका मतलब अप वैल्यूएशन 50,000 का हो गया.
ये कहा जा सकता है कि अप वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में हो गया। जाहिर है जब अप वैल्यूएशन होगा तो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को रीवैल्यूएशन रिजर्व में 50,000 रुपए आ गए। तुम्हें यह भी मालूम है कि जब अप वैल्यूएशन होता है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देना पड़ता है। अब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन जब दूंगा, पहले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए देना होता है, ये ध्यान रखना है। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक। अब पहले तो मैं क्या करूंगा, जो रीवैल्यूड अमाउंट है 5,25,000, उस पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा 10% के हिसाब से। डेट ऑफ कंट्रोल से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का जो पीरियड है वो 6 महीने का पीरियड बचा हुआ है, तो 36,250 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। इस पूरे साल में आपने 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, शुरू में ही हमने देखा, तो बाद के 6 महीने में 25,000 में डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर आप शो करना चाहते हैं तो 5 लाख आपकी पहले ओपनिंग बुक वैल्यू थी, उस पे आपने जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, बाद के 6 महीने का डेप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो चार्ज करा होगा वो 25,000 का चार्ज करा होगा। ये एक्चुअली 26,250 आ रहा है मेरे ख्याल से, मैंने 36 लिख दिया, ये 26,250 है, 26,250। तो इतना डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, लेकिन हम इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो 1,250 रुपए का मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मेन पॉइंट इसमें ये है, तो ये अब आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। इजंट इट और नॉट? इस पॉइंट को करने के बाद फिर अगले पॉइंट पे हम आए। अगला पॉइंट हमारा जो होता है वो एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के जो आइटम है, ऑब्वियसली एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब अभी तक तो मैं डायग्रामेटिकली कर रहा था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप डायग्रामेटिकली नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले आप आराम से क्लोजिंग बैलेंस को लिख लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो पहले मैं क्लोजिंग और ओपनिंग लिखता हूं, तो और जाहिर है ओपनिंग बैलेंस हम क्लोजिंग में से माइनस करते हैं। अब हम इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, पहले तो इसको ध्यान से देखें, बिकॉज हमने पहले ही नोट कर लिया था ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है। लेकिन लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था, बिकॉज डिविडेंड नवंबर के महीने में पे हुआ है, तो अभी तक जो ओपनिंग और ये बिगनिंग के प्रॉफिट से पे हुआ है, इसका मतलब बिगनिंग का प्रॉफिट डिविडेंड के अमाउंट से अभी तक कम नहीं हुआ है। पहले तो हम इसको कम करेंगे ही करेंगे। तो मैंने यहां पर पहले तो डिविडेंड की ट्रीटमेंट करी, लेस टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड, अब सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है और 5 लाख पे उन्होंने डिविडेंड जो पे करा होगा 10% के हिसाब से पे करा है। इसका मतलब टोटल डिविडेंड तो आपको ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करना ही करना है। तो ओपनिंग बैलेंस में से डिविडेंड माइनस करके अब जो नेट ओपनिंग बैलेंस बचा 2,50,000, उसको मैं क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करूंगा, तो मुझे यह पता लग जाएगा कि सब्सिडियरी कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न करा, प्रॉफिट अर्न्ड। तो सब्सिडियरी कंपनी ने जो इस पूरे साल में प्रॉफिट अर्न करा वो 2,50,000 का प्रॉफिट अर्न करा होगा। इज इट क्लियर टू यू? 2,50,000। अब इस 2,50,000 के प्रॉफिट में से पहले 6 महीने का प्रॉफिट यानी कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना रहा होगा? 6 महीने का प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो रहा होगा 2,50,000 का आप हाफ कर दो 1,25,000। इजंट इट और नॉट? और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना रहा होगा? दैट इज इक्वल टू 1,25,000। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके दिखा सकते हैं, नहीं तो डायग्रामेटिकली भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है। अब जहां तक जनरल रिजर्व का सवाल है, तो जनरल रिजर्व का भी पहले आपने क्लोजिंग बैलेंस नोट करा। अब बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व अकाउंट में 3 लाख रुपए सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में लिखे हुए, करेक्ट।
और ओपनिंग बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था कि बिगनिंग की डेट को जनरल रिजर्व अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस है। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर करके ये पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर में पूरे साल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ। तो अमाउंट ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करें, लेकिन इस 1 लाख में से जो प्री एक्विजिशन पीरियड में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा पहले 6 महीने का, वो 50,000 रुपए हुआ होगा, क्योंकि 6 मंथ्स प्री है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में भी 50,000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा ये चीजें करने के बाद जाहिर है कि फिर हमारा जो अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप हमारा, ये स्टेप हमारा थर्ड था, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप, उसमें बेसिकली हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनाते हैं, जिसके लिए हम वर्ड एनालिसिस टेबल लिख देते हैं। एनालिसिस टेबल का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो एनालिसिस टेबल, अब एनालिसिस टेबल मैंने बनाया, तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए पहले तो आपने अमाउंट लिखा, अमाउंट लिखने के बाद आपने होल्डिंग कंपनी और उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग का शेयर 4/5 है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 1/5 है, जो हम पहले लिख चुके हैं। ए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब पहले तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि उनकी शेयर कैपिटल कितनी थी। तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, पहले तो उसको ध्यान से लिखो। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है, तो 5 लाख रुपए आपने लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसके अलावा वैसे इस क्वेश्चन में कोई बोनस कैपिटल नहीं है। फिर मैंने रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम ऐड करे। रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस था 2,50,000 का था बिगनिंग की डेट को, लेकिन मुझे पता करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन कितना है। तो पहले 6 महीने का जो प्रॉफिट है, जिसको हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आप इसमें ऐड कर देंगे। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1,25,000 आपने ऐड करा, तो 3,75,000 ये अब क्या बता रहा है कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है। उसके अलावा फिर इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जनरल रिजर्व में पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना है। बट जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है वो 2 लाख का बैलेंस है ओपनिंग। फिर पहले 6 महीने में जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ 50,000 रुपए हुआ, जो अभी हमने कंप्यूट करा था। तो इसका मतलब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ उस दिन जनरल रिजर्व में 2,50,000 का बैलेंस था। करेक्ट। उसके अलावा फिर एक रीवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हो गया। अप वैल्यूएशन तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, अप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। और जस्ट याद दिलाने के लिए कि इस क्वेश्चन में कोई अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, होते तो मैं उसको माइनस कर करके लिखता। अब इनको हम टोटल कर देंगे तो 11,75,000 ये टोटल क्या बता रहा है कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट्स इतने थे। अब इस 11,75,000 को मल्टीप्लाई कर दें 4/5 से, तो 9,40,000 पेरेंट का हिस्सा है नेट एसेट्स में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा इतना है, और 1/5 करेंगे तो 2,35,000 माइनॉरिटी का हिस्सा भी हमें पता लग गया। ये चीजें हासिल करने के बाद फिर हम साथ साथ इसमें ये भी बना लेते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो कितने हुए और उसमें रिस्पेक्टिव पार्टीज का कितना हिस्सा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पोस्ट प्री एक्विजिशन 1,25,000 था और पोस्ट एक्विजिशन भी 1,25,000 रुपए था। इसमें 4/5 हमारा हिस्सा 1 लाख का हो जाएगा और 25,000 माइनॉरिटीज का हिस्सा हो जाएगा। उसके अलावा फिर जनरल रिजर्व हम देखेंगे तो जनरल रिजर्व में हमारा हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए और 40,000 होल्डिंग का हिस्सा, माइनॉरिटीज का हिस्सा 10,000 है। चेक कर लेना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,350 का है।
1250 का है, सॉरी 1250, और उसमें 4/5 हमारा हिस्सा 1000 और 250 जो है इनका हिस्सा है। मैंने कल ये भी बताया था कि जब बाद में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं तो आपको ये तीनों आइटम ऐड करने पड़ते हैं। आप बेटर इन तीनों की नेट फिगर ले लो, 25 + 10 35 - 250, तो 34,750 आपने इसको नेट कर लिया, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इज इट क्लियर टू यू? ये काम करने के बाद अब हमने करना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम कंप्यूट करते हैं तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में भी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए स्टेप नंबर है हमारा ये 5th। तो स्टेप नंबर 5th में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जिसको लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब आप कंप्यूट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। पहले तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4000 शेयर खरीदने के लिए हमने कितना पैसा दिया ये हमें पहले तो मालूम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि डिविडेंड अगर प्री एक्विजिशन पीरियड से होगा, एक तो ट्रीटमेंट ये है कि हमने ओपनिंग बैलेंस से माइनस करना है, करेक्ट। लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है वो हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ डिविडेंड था, होल्डिंग कंपनी ने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया है। होल्डिंग कंपनी ने अपना शेयर ऑफ डिविडेंड अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको अपने हिस्से का जो डिविडेंड था पीएनएल की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। तो हमें बेसिकली सेकंड स्टेप में एक रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। पहला स्टेप तो नॉर्मल है, लेकिन सेकंड स्टेप में यह है कि हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होल्डिंग कंपनी ने जो अपना डिविडेंड क्रेडिट कर लिया था, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अब उसको निकाल करके, इसलिए हमें पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट एसेट है, किसी एसेट को क्रेडिट करते हैं तो एसेट कम होता है, वो अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हम मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करूंगा तो मेरी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की कम हो रही है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे लेस ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ डिविडेंड, एच शेयर ऑफ डिविडेंड। तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर ऑफ डिविडेंड है, जो वो अपने पीएनएल में ले गए थे फ्रॉम पीएनएल, तो हम उनके पीएनएल से अब ट्रांसफर कर रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब याद रखें कि जो डिविडेंड का आपका अमाउंट था, जो हमने कंप्यूट करा था, वो 50,000 का था, और 50,000 में हमारा जो शेयर था वो 4/5 था। तो 40,000 का जो हमारा शेयर ऑफ डिविडेंड है, जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, उसको हमने इन्वेस्टमेंट में से कम करना होगा। तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की नेट कॉस्ट 7,60,000 की होगी। ये पॉइंट है, और हम बाद में कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी माइनस करेंगे। अब मैं लेस करूंगा शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है नेट एसेट्स में, शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, करेक्ट, शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जितने भी नेट एसेट्स थे उसमें जो हमारा हिस्सा है वो 9,40,000 है, वो मैं अब माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद जो आ जाएगा वो 1,80,000 आ जाएगा। तो 1,80,000 जो है ये आपकी गुडविल आ गई, ये आपकी कैपिटल रिजर्व आ गया, क्योंकि नेट एसेट्स आपकी बार ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट आपकी कम है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, और उसके अलावा फिर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप कंप्यूट करेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पहले तो आप लिखें ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना है, ये हमने एनालिसिस टेबल में कंप्यूट कर लिया था, 2,35,000 का है। और फिर शेयर इन
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट था वो भी एनालिसिस टेबल में मैंने टोटल कर दिया था 34,750। तो हम कह सकते हैं ऑन द रिपोर्टिंग डेट माइनॉरिटी जो है वो टोटल 2,69,750 की है। इज इट क्लियर टू यू? ऑन द रिपोर्टिंग डेट। उसके अलावा फिर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी आप लिखें। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहले तो वन शेयर होल्डर्स फंड हम लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, और शेयर कैपिटल में सिर्फ जब हम लिखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की शेयर कैपिटल लिखी जाती है। ये बात अब बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक तो हम कंसोलिडेटेड पीएनएल लिखते हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल में पहले तो हम क्लोजिंग बैलेंस जो पीएनएल का है ऑफ एच लिमिटेड लिखेंगे, जो होल्डिंग कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस है, जो तुम्हें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर अगर तुम देखोगे तो 4 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी के कॉलम में लिखा हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स थे उसमें हमारा हिस्सा कितना है। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे उसमें हमारा हिस्सा कितना है, पहले तो हम ये देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 4 लाख ही है ना? हाँ ठीक है। और फिर आपको याद होगा कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है 1,25,000 का है, उसमें 1 लाख रुपए हमारा हिस्सा है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने ऐड करा। ये 2 चीज के अलावा अब आपको यहां पर एक बड़े पॉइंट का ध्यान रखना है कि होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड अपना इंक्लूड कर लिया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब उसको तुमने यहां से हटाना है। यहां से हटा करके आप इन्वेस्टमेंट में ले जा चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ डिविडेंड, शेयर ऑफ डिविडेंड, भाई इतना ही लिख दो। तो तुम्हारा शेयर ऑफ डिविडेंड जो था वो 40,000 का था, जिसको तुमने पीएनएल से अब माइनस कर दिया और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इस तरह आपकी रेक्टिफिकेशन पूरी हो गई। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है, तो आपके हिस्से का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके हिस्से का 1,000 रुपीज का है। वैसे इस क्वेश्चन में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता तो मैं वो भी माइनस करता। तो पॉसिबली ये चीजें कंसोलिडेटेड पीएनएल जब आप करते हैं तो ये चीजें एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। तो 4,59,000 आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल आ जाएगा। उसके अलावा फिर आप जनरल रिजर्व लिखेंगे, तो जनरल रिजर्व इसी तरीके से पहले तो जो होल्डिंग कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के क्लोजिंग बैलेंस को पहले तो आप ध्यान से देखें कि बैलेंस शीट के अंदर कितना है, डेट इज 3 लाख है। फिर पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व आप इसमें ऐड कर दें। पोस्ट पीरियड में जनरल रिजर्व में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, उसमें आपका हिस्सा 40,000 का था, तो 40,000 आपने जनरल रिजर्व में ऐड कर दिए। तो 3,40,000 आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व भी निकला है, तो कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। तो कैपिटल रिजर्व जो आपने अपने स्टेप जिस स्टेप में भी कंप्यूट करा ब्रैकेट में वो स्टेप मेंशन कर देना चाहिए, 1,80,000। उसके अलावा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखते हैं, लेकिन उसको सेपरेट लाइन आइटम के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने उसको कोई नंबरिंग नहीं दी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा 2,69,750 का निकला था। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में नॉन करेंट लायबिलिटी हमने लिखी, तो नॉन करेंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में जो पेरेंट है उसकी तो 5 लाख की गिवन है, और जो सब्सिडियरी है उसके कॉलम में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो इसलिए टोटल में आउटर कॉलम में बस लाइन बाय लाइन एडिशन करके 8 लाख रुपए लिख दूंगा। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है। करंट लायबिलिटी 8 लाख की गिवन है पेरेंट की, और 9 लाख की गिवन है सब्सिडियरी कंपनी की। बस आपने इसका लाइन बाय लाइन एडिशन कर करके आउटर कॉलम में 17 लाख रुपए लिख देने हैं। इज इट क्लियर टू यू?
उसके बाद फिर आप इसका टोटल कर लेंगे और टोटल जब आप करेंगे तो 47,48,750 आपका टोटल आना चाहिए। एसेट साइड में हमें कभी भी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर से जब रीवैल्यूएशन हो। तो एसेट साइड में सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी टेंजेबल। अब टेंजेबल के अंदर भी प्लांट एंड मशीनरी, पहले तो आपने लिखा जो भी है आपकी प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 10 लाख का अमाउंट आपके कॉलम यानी कि होल्डिंग कंपनी के कॉलम में लिखा था, 4,50,000 सब्सिडियरी के कॉलम में लिखा था। पहले तो इनको लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया, 14,50,000। अब आप ये देखो कि अप वैल्यूएशन कितने का हुआ है। तो अप वैल्यूएशन जब हमने करा था तो 50,000 रुपीज का अप वैल्यूएशन था या नहीं था। अब आप टोटल डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन 1,250 का है, तो 1,250 का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आपकी जो फिगर आ जाएगी 14,98,750। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसको करने के बाद फिर आपका जो अगला आइटम है, अब अगला आइटम मेरे ख्याल से इसमें एक ही है। अच्छा, एक और था, लैंड भी था क्वेश्चन में, तो लैंड भी मेरे को याद नहीं आ रहा था लेकिन याद आ गया। लैंड है तो लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लाख इनकी है पेरेंट की और 5,50,000 जो है सब्सिडियरी कंपनी की है। तो आउटर कॉलम में आप 10,50,000 का अमाउंट लिख देंगे। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स तुम्हें डायरेक्टली लिखे हुए हैं 7 लाख प्लस 15 लाख सब्सिडियरी कंपनी के। तो आउटर कॉलम में आप 22 लाख की फिगर लिख देंगे। इस तरीके से जो टोटल आ जाएगा आपका 47,48,750 का आ जाएगा। ये तो था 11th क्वेश्चन। इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2029, 19 लिखा है, 25 कर लेना। 31/3/2025 की ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट के अंदर नोट करने वाले आइटम अब की बार क्या है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा भी था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 40,000 एस लिमिटेड की है। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख और 4 लाख है। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस है 1/4/2024 को 2 लाख और 1,20,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 2,80,000 और 1,80,000 का है। खास तौर से सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल को नोट करना चाहिए। उनके जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है वो बिगनिंग की डेट का है। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, बिगनिंग की डेट को जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है वही बैलेंस ईयर के एंड में लिखा हुआ है। बिगनिंग की डेट को जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है वही ईयर के एंड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ईयर के एंड में बैलेंस है वही बिगनिंग की डेट को बैलेंस था। हालांकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ईयर के एंड में 180 है। फिर बाकी 2 लायबिलिटी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। उसके अलावा एसेट साइड में एक तो इस क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल दी है 80 और 60,000 की। इज इट क्लियर टू यू? लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो तुम्हें 4 लाख और 2,60,000, प्लांट एंड मशीनरी। फिर इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है 3,000 शेयर्स में करी है, लेकिन ये शेयर्स आपने जो एक्वायर करे हैं 30 सितंबर 2024 को एक्वायर करें। तो ईयर के बीच में एक्वायर करे और 4,80,000 रुपए तुमने दिए हैं। बाकी तुम्हें क्वेश्चन में स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। करेक्ट, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले भी हमने करा हुआ है। खैर, अब उसने ये बताया कि पहले तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो सब्सिडियरी कंपनी का है उसमें क्रेडिट बैलेंस 1/4/2024 को बिगनिंग में 1 लाख का है। फिर कह रहा है एक डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने पे करा 15% का।
सब्सिडियरी कंपनी ने ये डिविडेंड पे करा अक्टूबर 2024 में, लेकिन उन्होंने जो ये डिविडेंड पे करा है अक्टूबर 2024 में, ये फॉर द ईयर एंडेड 24 के लिए करा है। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, डेट ठीक कर लेना। अक्टूबर 24 में हमने पे करा है, लेकिन फॉर द ईयर एंडेड 24, इसका मतलब लास्ट ईयर के लिए हमने पे करा है। और क्वेश्चन में कहता है विच वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई एच लिमिटेड। मैं अब कई बार बोल चुका हूं, चाहे ये लाइन क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो, कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा, करेक्ट, वो डिविडेंड चाहे ये दिया हो या ना दिया हो, ये माना जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने अपने हिस्से का डिविडेंड, अपना शेयर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया है। तो ये चीज का ध्यान रखना। फिर कह रहा है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस कंपनी आर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 40,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच कंपनी। अब वो क्या कह रहा है, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एच लिमिटेड के जो हैं, जो एच लिमिटेड नाम की कंपनी है, उन्होंने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा होगा। पहले तो मुझे कैसे पता लगा ये मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स में, वो कह रहा है जो एस लिमिटेड है उसके क्रेडिटर्स में 40,000 रुपीज ऐसे हैं जो उन्होंने एच लिमिटेड को पे करने हैं। और उसने रीजन बताया कि क्यों पे करने हैं, क्योंकि एच लिमिटेड ने कुछ सामान एस लिमिटेड को बेचा था। करेक्ट। तो पहले तो ये 40,000 इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, डेटर्स क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे। दूसरा, अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 40,000 का सामान बेचा था, कह रहे ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस कंपनी आर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 16,000 विच वर सप्लाइड बाय एच कंपनी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। अब उसने बताया कि एच लिमिटेड ने एस कंपनी को जो सामान बेचा था, उस बेचे हुए सामान में से 16,000 रुपए का सामान जो है अभी भी बचा हुआ है। और उसने बचाया और ये भी बताया कि ये जो सामान बेचा था, इस पे होल्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 25% ऑन सेल्स। वो तुम्हें दिया ही है 25% ऑन सेल्स। अब इसने इस क्वेश्चन में एक लाइन और दी कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 3 लाख विच स्टूड इन द बुक्स एट ₹2 लाख इन द बिगनिंग। पहले तो प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड। रीवैल्यूड कौन से दिन हुआ होगा? डेट ऑफ कंट्रोल के दिन हुआ होगा ना। जिस दिन हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं, रीवैल्यूएशन हमेशा उस दिन होता है। तो डेट ऑफ कंट्रोल के दिन रीवैल्यूड अमाउंट तो 3 लाख है, लेकिन वो कह रहा है कि ये प्लांट एंड मशीनरी बिगनिंग की डेट को 2 लाख रुपीस की थी। इज इट क्लियर टू यू? बिगनिंग की डेट को 2 लाख रुपीस की थी। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 में एक लाइन और दी है। वो कहता है देयर इज ए कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर ए पेंडिंग सूट इन द कोर्ट इन द बुक्स ऑफ एच कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है, वो कह रहा है होल्डिंग कंपनी की बुक्स में एक कंटिजेंट लायबिलिटी है 2,000 रुपए की। तो इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी का कुछ नहीं करना, वो तुम नोट्स में लिख सकते हो कि देयर इज ए पेंडिंग लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अ कोर्ट सूट। करेक्ट, बस ये है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये डेट्स वगैरह जो मैंने रिवाइज, जिनकी बुक्स में डेट्स नहीं लिखी हैं, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस बिगनिंग की डेट को 1/4/2024 को 1 लाख का है। कहता है सब्सिडियरी कंपनी ने अक्टूबर 2024 में डिविडेंड पे करा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, यानी कि लास्ट ईयर के लिए पे करा है। बाकी ये चीजें अनरियलाइज प्रॉफिट से और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में कुछ चीजें तुम्हें दी हुई हैं। अब इसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर है ये 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 में फटाफट आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए मैंने क्या करा? सबसे पहले क्या करते हैं हम? पहले तो क्वेश्चन को ओपन अप करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने की आदत ये अपनी आप डाल लो। इससे क्या होता है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम और मिनिमाइज हो जाते हैं। 31/3/2025 क्लोजिंग डेट है। अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट 1/4/2024 है, जो हमने अपडेट्स लिखाई थी। इस क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से जो डेट ऑफ कंट्रोल है वो 30 सितंबर 2024 है। करेक्ट, यहां तक है। अब इस क्वेश्चन में पहले तो इसका मतलब 6 महीने प्री एक्विजिशन है, 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या करा?
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, नीचे जो हमें दिया था बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है, और कह रहा है जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है, इनफैक्ट ये चीज नीचे नहीं दी थी, ये बैलेंस शीट के अंदर ही दिया है। बैलेंस शीट के अंदर से ही मुझे पता लग गया कि जनरल रिजर्व बिगनिंग की डेट को 1,20,000 का था, और क्लोजिंग बैलेंस जो पीएनएल का है, सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 है, लेकिन जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस भी 1,20,000 ही है। करेक्ट। उसके अलावा क्वेश्चन में उसने अभी जो हम पढ़ भी रहे थे कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन कुछ रीवैल्यूएशन हुआ, और रीवैल्यूएशन जो हुआ है वो प्लांट एंड मशीनरी का हुआ है, और प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करा गया 3 लाख पे। ये भी आपने ऐसे नोट कर लिया ताकि आप क्वेश्चन करते समय भूले नहीं। एक तो ये चीज थी। दूसरा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अक्टूबर के मंथ में, इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर के मंथ में, इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर में, अक्टूबर 24 को वो कहता है सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा। पहले तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कितनी शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की? 4 लाख की शेयर कैपिटल है। अब 4 लाख की जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, रेट ऑफ डिविडेंड उनका कितना है? 15% है। तो इसका मतलब टोटल डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने कितना पे करा? 60,000 का डिविडेंड पे करा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने ये जो डिविडेंड पे करा है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। देखो, जो करंट ईयर खत्म हो रहा है 31/3/25 को खत्म हो रहा है, और 31/3/2024 का मतलब लास्ट ईयर के लिए, 31/3/2024 के लिए डिविडेंड पे हुआ है। तो इसका मतलब ये डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है, तो और लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड की जो ट्रीटमेंट करते हैं वही करेंगे। उसके अलावा इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। आपको याद होगा सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में 10,000 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नीचे एक इंफॉर्मेशन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, डेटर्स और क्रेडिटर। पूरा क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने पहले तो ओपन कर दिया। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन डेटर्स और क्रेडिटर्स की है, तो डेटर्स और क्रेडिटर में से 40,000 रुपए माइनस करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैं चलो यहीं पर बता देता हूं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या था क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि एच लिमिटेड ने सामान बेचा है। एच लिमिटेड ने सामान बेचा है, किसको बेचा है? एस लिमिटेड को। तो इसका मतलब पहले तो ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, और सामान तो हमने 40,000 का बेचा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एच लिमिटेड जब सामान बेचती है तो कहता है 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट कमाती है। अब 40,000 का जो सामान हमने बेचा था उसमें से अनसोल्ड या रिमेनिंग गुड्स कितने बचे हुए हैं? तो वो कह रहे हैं ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी ने एच लिमिटेड से जो सामान खरीदा था उसमें से 16,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ सामान है, इसका मतलब ये वाले जो गुड्स बचे हैं इनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए उसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट तुम्हें सेल्स पे गिवन ही है 25%, तो 25% 16,000 का 4,000 होगा। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, एक बार इन्वेंट्री से माइनस करेंगे और एक बार कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारा का सारा बता ही दिया। अब मैं क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1, डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल जब हम करते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सिडियरी कंपनी के हैं कितने। इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 4,000 है। अब उस 4,000 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, उसमें से लिखा हुआ था कि हमने 3,000 शेयर अब की बार खरीदे हैं, और 1,000 शेयर इसका मतलब अदर शेयर होल्डर्स के पास है। इसका मतलब 3:1 का रेशियो है। करेक्ट। नंबर 1, जब मैंने ये डिग्री ऑफ कंट्रोल देखा तो ये नंबर ऑफ शेयर जो हमने देखे हैं ये इक्विटी शेयर्स देखे, ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्वेश्चन में मौजूद है। उसके अलावा स्टेप नंबर 2 में मैंने रीवैल्यूएशन का काम कर लिया। अब रीवैल्यूएशन जब आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए,
डायग्रामेटिक समझने के लिए तो आसान होता है। अब रीवैल्यूएशन एनालिसिस मैंने करा। रीवैल्यूएशन एनालिसिस जब मैं करूंगा तो सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लें, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बिगनिंग की और एंड की बुक वैल्यू हमारे पास होनी लाजमी है। करेक्ट। तो इसके लिए मेरे पास पहले तो बुक वैल्यू होनी चाहिए। अब बुक वैल्यू जैसा कि हम देख ही चुके हैं, बिगनिंग की बुक वैल्यू और क्लोजिंग बुक वैल्यू। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू तो तुम्हें बैलेंस शीट से मिल गई, प्लांट एंड मशीनरी की 1,80,000 है, और बिगनिंग की बुक वैल्यू तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही मिल गई। उसने नीचे लिखा हुआ था कि हमने रीवैल्यू करा 3 लाख पर, लेकिन बिगनिंग में उसकी बुक वैल्यू 2 लाख की थी। इसका मतलब पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 2 लाख माइनस 180, 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, और परसेंट कितनी हो गई? 10% हो गई। उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, जो भी लिखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि 30 सितंबर 2024 है। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमने कितने पर रीवैल्यू करा? तो रीवैल्यूड अमाउंट पहले तो आप लिखेंगे। अब रीवैल्यूड अमाउंट आपने लिखा। रीवैल्यूड अमाउंट कितना है इस क्वेश्चन में? उसने लिखा कि प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख पर रीवैल्यू करा गया। अब उसमें से आपने बस बुक वैल्यू माइनस करनी है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन बुक वैल्यू कितनी थी। अब बुक वैल्यू बिगनिंग में तो 3 लाख, बिगनिंग में तो 2 लाख की है, बिगनिंग में 2 लाख की है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन में इसमें से माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 10,000। तो आपको पता लग गया कि जो एसेट बिगनिंग में 2 लाख का था, 6 महीने के बाद ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उसकी वैल्यू 1,90,000 की है। तो इसका मतलब अप वैल्यूएशन जो हो गया वो 1,10,000 का हो गया। 1,10,000 क्या आ गया? ये अप वैल्यूएशन आ गया। दिस इज योर अप वैल्यूएशन, इजंट इट और नॉट? ये आपका अप वैल्यूएशन आ गया 1,10,000। दिस इज योर अप वैल्यूएशन। अप वैल्यूएशन हासिल करने के बाद फिर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ता है, एडिशनल या एक्सेस डेप्रिसिएशन। इस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए ही ये कंप्यूट करा जाता है। पहले तो आप रीवैल्यूड अमाउंट को देखेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट 3 लाख का है, करेक्ट। अब उस 3 लाख पे 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? पहले तो आप ये नोट कर लेंगे, 15,000 का हो गया। लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। अब लेस डेप्रिसिएशन चार्ज में आप टाइम वेस्ट मत करा करो, जैसे कि अभी तक हम कर रहे हैं। आप सीधे ऐसे कंप्यूट कर लिया करो। भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपने 20,000 चार्ज करा है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज करा होगा? सीधा 20,000 इंटू 6/12 कर दो। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 होगा, बाद के 6 महीने का मतलब। तो इसका मतलब 5,000 मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसे आप शो करना चाहते हैं तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने रीवैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लिया। रीवैल्यूएशन एनालिसिस करने के बाद फिर स्टेप नंबर 3 में हम एनालिसिस करते हैं। अब हमने एनालिसिस करा। अब एनालिसिस किसका करा? एक तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब एनालिसिस करेंगे, अगर आप प्रेजेंटेशन फॉर्म में करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है, पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखें। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। हालांकि हमने पहले ही नोट कर लिया था 1,80,000 है। सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम को आप देखें। अब इसमें से डेफिनेटली हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस नीचे आपको दिया हुआ था कि बिगनिंग की डेट को सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन बिकॉज इस क्वेश्चन में डिविडेंड है तो पहले मैं इसमें से डिविडेंड भी माइनस करूंगा ओपनिंग बैलेंस में से। हमने डिविडेंड पहले ही कंप्यूट कर लिया था 60,000। सब्सिडियरी कंपनी ने नवंबर के महीने में डिविडेंड या अक्टूबर के महीने में डिविडेंड पे करा है और लास्ट ईयर के लिए पे करा है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस के हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस में से इसका मतलब ये डिविडेंड पे हुआ होगा, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करेंगे।
तो नेट ओपनिंग बैलेंस कितना बच गया 40,000। तो नेट ओपनिंग बैलेंस को आप माइनस करेंगे 180 में से। तो इस तरीके से आपको पता लग गया सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में 1,40,000 का प्रॉफिट अर्न करा होगा। प्रॉफिट अर्नड, ये अर्न का मतलब ये है कि इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न करा 140। अब ये जो 140 का प्रॉफिट है इसमें से प्री एक्विजिशन कितना है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो प्री एक्विजिशन पीरियड 6 महीने का है। तो इसका मतलब 70,000 का प्रॉफिट पहले 6 महीने का है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फिर आप लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन भी 70,000 की फिगर आपकी आ जाएगी 70,000। तो इस तरह आपने एनालिसिस कर लिया। इसी तरह से फिर आप जनरल रिजर्व का एनालिसिस भी कर लेंगे। अब जहां तक जनरल रिजर्व का सवाल है तो जनरल रिजर्व की जब एनालिसिस आप करेंगे तो जनरल रिजर्व में भी इसी तरीके से पहले आप क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं। बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में 1,20,000 लिखा है। फिर मैंने ओपनिंग बैलेंस माइनस करा तो ओपनिंग बैलेंस भी 1,20,000 है जो कि बैलेंस शीट में ही लिखा है, यानी कि बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस था वही ईयर के एंड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व नहीं हो सकता, कोई पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व नहीं हो सकता। इस पॉइंट को करने के बाद फिर मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता दी थी। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने बता दिया था कि 4,000 का, मैंने डायरेक्टली यहां पर 4,000 लिख दिया जो मैंने पहले कंप्यूट आपके लिए कर दिया था। फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल जब आप बनाएंगे, एनालिसिस टेबल, अब एनालिसिस टेबल जब आपने बनाया तो एनालिसिस टेबल के अंदर पार्ट ए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन पोजीशन क्या है पहले तो आप इसको देखें। पर्पस है कि हम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए सब्सिडियरी कंपनी की पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखते ही लिखते हैं, शेयर कैपिटल इक्विटी। सब्सिडियरी कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें बैलेंस 4 लाख ईयर के एंड में है और यही बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को भी रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आता है बार बार। और रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहले तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को बैलेंस जो नेट ओपनिंग बैलेंस है वो लिखना है। यहां पर ये गलती मत कर देना, जो नेट ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 है और पहले 6 महीने में आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 70,000 का कमाया है। तो इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,10,000 रुपए का बैलेंस है, 1,10,000 रुपए। इसी तरह से अब मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा। जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस जो है वो तो 1,20,000 है, लेकिन कोई प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में हमने कुछ ट्रांसफर ही नहीं करा। तो ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इसका मतलब जनरल रिजर्व में 1,20,000 का ही बैलेंस था। क्या इस क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन हुआ था? हुआ था। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखना मत भूलना। ब्रैकेट में हमेशा लिख लिया करो अप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व जब हमने करा था तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई थी, नहीं 1 लाख से बढ़ी थी या कम, 1,10,000 से बढ़ी थी, 1,10,000 था, 1,10,000 था। जस्ट वेट एक मिनट, मैंने 1 लाख लिख दिया तो 1,10,000 था, तो 1,10,000। इस क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हैं। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस को कम करता है, इसलिए मैं इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही लिख रहा हूं। खैर 10,000 रुपीज ये आप माइनस कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद अब आप इनको टोटल करेंगे तो टोटल आपने करा तो ये टोटल आ गया 7,30,000। अब ये जो टोटल है 7,30,000 इसको 3/4 एंड 1/4, 3/4 और 1/4 में आप बांटेंगे। 1,82,500 तो 1/4 आ जाएगा। 3/4 में इसका करूंगा तो 5,47,500 आ जाएगा।
अब ध्यान क्या रखना है, जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है सब्सिडियरी कंपनी की। जब सब्सिडियरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी उसको भी तुमने कंसीडर करना है, बिकॉज ये भी तो इक्विटी का ही पार्ट है। लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा जितने भी आइटम है इक्विटी के वो लिख लेना, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 को तुमने अब लिखा 40,000। इज इट क्लियर टू यू? 40,000 की कैपिटल तुमने अब लिखी और इसको तुमने डिवाइड नहीं करा, 40,000 तुमने यहां पर लिखा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये सारी की सारी जो कैपिटल है वो किसको बिलोंग करती है? माइनॉरिटीज को बिलोंग करती है, क्योंकि इस कैपिटल में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, जब क्वेश्चन में कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन होगी तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अब आपको पता लगा कि जो नेट एसेट्स या इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हैं वो इतने हैं। इक्विटी या नेट एसेट सब्सिडियरी कंपनी के डेट इज 7,70,000 के तो हैं, लेकिन उसमें आपका हिस्सा तो 5,47,500 ही रहेगा। लेकिन माइनॉरिटी का हिस्सा जो है वो 2,22,500 हो जाएगा। तो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमने लिखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जहां तक सवाल है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 70,000 रुपीज हमने कंप्यूट करे थे। 70,000 का 3/4 में कंप्यूट करूंगा तो 52,500 आ जाएगा, और माइनॉरिटीज का हिस्सा 17,000 रुपए आ जाएगा। करेक्ट? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की मैं बात बता रहा हूं। उसके अलावा जनरल रिजर्व में कुछ है ही नहीं, ना पोस्ट है ना प्री है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है। प्री और पोस्ट तभी हो सकता है जब ड्यूरिंग द ईयर में हम जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करें। फिर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कंप्यूट करा था। एडिशनल डेप्रिसिएशन जब कंप्यूट करा था तो वो 5,000 का आया था। 5,000 में हमारा हिस्सा 3,750 हो जाएगा और 1,250 इनका हिस्सा हो जाएगा। जो माइनॉरिटीज के पोस्ट एक्विजिशन है उसको मैंने नेट लिख लिया 15,750। उसके अलावा फिर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अपनी कंप्यूट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए बस आपको डिविडेंड के केस में, खासतौर से जब डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का हो, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपने लिखी, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है डेट इज इक्वल टू 4,80,000 है। और 4,80,000 में से पहले तो आप उसी तरीके से लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग कंपनीज शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो उन्होंने क्रेडिट कर लिया था अपना शेयर, वहां से निकाल करके हम इन्वेस्टमेंट में ला रहे हैं, फ्रॉम P&L टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अब हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो 60,000 रुपये टोटल डिविडेंड था उसमें हमारा हिस्सा 3/4 है, यानी कि 45,000। तो 45,000 जो है वो हम माइनस करेंगे। 480 में से 45,000 माइनस करने के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो गई, 4,35,000 हो गई। अब 4,35,000 एक तरीके से कंट्रोल एक्वायर करने के लिए मैंने अब 4,35,000 पे करे, ये तुम कह सकते हो। अब तुम इसमें से माइनस करोगे लेस शेयर ऑफ नेट एसेट्स। सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे उसमें जो हमारा हिस्सा था, जो कि हमने अभी अभी कंप्यूट करा था, 5,47,500 है। बस अब आपने देखा अब की बार भी
शेयर ऑफ नेट एसेट्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व आ रहा है, आपको फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कंप्यूट करेंगे। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हम यही देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटीज के हिस्से के नेट एसेट्स कितने हैं जो हमने कंप्यूट करे थे 2,22,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करने के बाद जो उनका हिस्सा आया था माइनॉरिटीज का, जो मैंने एनालिसिस टेबल यहां बनाया था, ये जो इनका हिस्सा है। इज इट क्लियर टू यू? बस फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं कि पोस्ट पीरियड में इन्होंने कितना कमाया। तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर, तो वो हम पहले ही टोटल कर चुके हैं। पोस्ट एक्विजिशन शेयर मैंने जब टोटल करा था कितना निकला था उनका 15,750, इतना ही था ना, 15,750 था, 17,000 और इतना, ठीक है। तो 15,750 15,750, तो ये तुम इसमें ऐड कर दो। अब जब मैं ऐड करूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 2,52 इतना ही आ रहा है ना, या कुछ गलत आ रहा है? एक सेकंड के लिए माइनॉरिटीज का जो हमने हिस्सा कंप्यूट करा था, एक सेकंड के लिए टाइम देना। कहां चला गया एनालिसिस टेबल? 70,000 में इनका हिस्सा कितना आएगा ये मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है ये फिगर मैंने गलत लिख दी है। 70,000 डिवाइडेड बाय 4 17,500 है। ये छोटी सी फिगर से ना मिस्टेक से बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। 17,500 है। अब 17,500 में से मैं 1250 माइनस करता हूं तो डेट इज 16,250 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,250 16,250, तो ये 16,250 की फिगर आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। 16,250 एक्चुअली 258 3 तो 2,38,250, तो ये आपका माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आना चाहिए। एक्चुअली मैं कैलकुलेटर कम यूज करता हूं तो मोस्टली मेरे को वैसे याद रहती हैं फिगर्स, करेक्ट। खैर एनीवे 2,38,250 माइनॉरिटी का आपका इंटरेस्ट हो गया। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस अब बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली ऐसे दिखा देता हूं बैलेंस शीट, क्योंकि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब आपको आता ही है। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल पहले तो शेयर होल्डर फंड लिखना, फिर शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो किसकी आएगी? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की। इक्विटी शेयर कैपिटल भी होल्डिंग की आएगी, टोटल 10 लाख। अब जब मैं रिजर्व्स लिखूंगा तो बैलेंस शीट के अंदर होल्डिंग कंपनी का रिजर्व 2 लाख है और कोई पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो 2 लाख। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे तो बस यहां आपको ध्यान रखना है, पहले तो होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में, फिर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो इनका हिस्सा है 52,500, यहां तक भी ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी का जो शेयर ऑफ डिविडेंड है वो तुमने यहां से निकाल करके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया, तो 45,000 माइनस करा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना मत भूलना। और एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपका हिस्सा 3750 का था। एडिशनल डेप्रिसिएशन 3750 इज इट क्लियर टू यू? तो टोटल 2,79,750 आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व हमने कंप्यूट करा था 1,12,500 था। उसके अलावा माइनॉरिटी का क्लेम अभी मैंने बताया 238,750,
डिवेंचर इस क्वेश्चन में नहीं है, बाकी क्रेडिटर्स मिला करके लिखेंगे और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 40,000 की थी, वो क्रेडिटर्स में से भी माइनस करेंगे और डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। बिल्स पेबल होल्डिंग कंपनी के है ही नहीं, 40,000 जो है वो सब्सिडियरी के हैं, कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 40,000 आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। टोटल आपका इतना आ जाएगा। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग बस आपने मिला करके लिख दी। बाकी प्लांट जो है वो ध्यान रखना है, पहले तो दोनों के जो रिस्पेक्टिव फिगर से मिला करके लिख देंगे, अप वैल्यूएशन ऐड कर देना और टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर ये 80 + 60 मैंने लिखा हुआ है गुडविल। अब गुडविल का अमाउंट कितना है? गुडविल का अमाउंट अगर मैं मिला करके देखूं तो वो 1,40,000 है और हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी आ गया। कैपिटल रिजर्व 1,12,500। तो ये कैपिटल रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड में नहीं लिखना है, करेक्ट? ये गलती से यहां प्रिंट हो गया, वैसे लिखना नहीं है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कभी भी इकट्ठे बैलेंस शीट में दिखाना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट आइटम है, कॉन्ट्रा आइटम है। बिकॉज कैपिटल रिजर्व की फिगर छोटी है तो उसको तुम गुडविल में से एडजस्ट करके दिखा दो, जैसे मैंने यहां दिखाया है 80 + 60 140 माइनस 1,12,500 तो 27,500 नेट अमाउंट आप दिखा दें गुडविल का। अगर कैपिटल रिजर्व 150 होता तो फिर मैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व लिखता 150 और उसमें से गुडविल माइनस करके दिखा देता 1,40,000 और नेट कैपिटल रिजर्व 10,000 में दिखा देता। इज इट क्लियर टू यू? अगर यानी कि जो बड़ी फिगर है उसमें से छोटी फिगर एडजस्ट करके दिखा देना। उसके अलावा फिर आपकी इन्वेंट्रीज थी, आपको मालूम ही है इन्वेंट्रीज कंसोलिडेटेड अमाउंट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करके लिखेंगे। डेटर्स पहले तो दोनों के हम मिला देंगे और उसमें से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन माइनस करी तो 150, बाकी बैंक बैलेंस है वो तो मिला करके लिख दोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं, लेकिन 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है? और अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं 5 मिनट के रेस्ट के
हेलो एंड वेलकम बैक। तो बेटे ब्रेक से पहले जाने से पहले मैंने ये कहा था कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग किस मायने में है, और याद रखें कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत से बच्चों को ट्रबल हो सकती है अगर उन्हें कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से मालूम नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें ये बोला है कि सब्सिडियरी कंपनी जब भी डिविडेंड देगी, करेक्ट, अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए दिया है या बिगनिंग के प्रॉफिट को इस्तेमाल कर करके दिया है, तो मैंने कहा हम इसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड के रूप में ट्रीट करते हैं। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड के रूप में ट्रीट करते हैं ये मानते हुए ट्रीट करते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड जो है गलती से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो तब भी ये मान के चलते हैं कि उन्होंने अपने पीएनएल में क्रेडिट करा होगा, और 99% क्वेश्चन में लिखा ही होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, लेकिन वो रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। तो तुमने देखा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड की जो ट्रीटमेंट है हम दो तरीके से कर रहे थे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिगनिंग की डेट को होता है उसमें से हम टोटल डिविडेंड माइनस कर रहे थे, इजंट इट और नॉट। जो नेट डिविडेंड आ जाता था उसको हम क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करते थे। और दूसरा ट्रीटमेंट होता था रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि हम कंसोलिडेटेड पीएनएल में से जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो माइनस कर देते थे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से भी माइनस कर देते थे। ये ट्रीटमेंट अभी तक हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें भी सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है और लास्ट ईयर के लिए पे करा है। इस क्वेश्चन में भी लास्ट ईयर के लिए पे करा है या बिगनिंग के प्रॉफिट से पे करा है। इस क्वेश्चन में भी डिविडेंड प्री एक्विजिशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बाद में हम देखेंगे कि जो होल्डिंग क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ने अपना शेयर ऑफ डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्ड करा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ने अपना शेयर ऑफ डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्ड करा है तो फिर तुम्हें ये वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, ये वाले पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? ये पॉइंट आपको इसमें मैंने बताना है, डेट्स ऑल, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। कहता है वेल्किंस लिमिटेड एक्वायर्ड 32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन केल्विन्स लिमिटेड फॉर ₹6,45,000। अब मेरा पूरा नाम कई बार बच्चे पूछते रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं लिखता हूं संजय के वेल्किंस, तो वो के की एब्रीविएटेड फॉर्म में जो लिखता हूं फुल फॉर्म केल्विन्स है, तो संजय केल्विन्स वेल्किंस। तो वेल्किंस लिमिटेड एक्वायर्ड 32,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन केल्विन्स लिमिटेड एज ऑन for ₹6,45,000 on 1/7/2025। तो 1/7/2025 को पहले तो शेयर एक्वायर करे गए हैं और शेयर को एक्वायर करने के लिए इतना पैसा दिया गया है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है, और वो नोट करने वाला पॉइंट क्या है वो भी यहां पर देख लो। वो पॉइंट नोट करने वाला ये है, ये जो इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, पहले तो यहां ये नहीं लिखा इन्वेस्टमेंट इन व्हाट वी कॉल सब्सिडियरी कंपनी। अब हमें यह पता लग गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर 6,45,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए करी है, क्योंकि लिखा ही हुआ है। इसका मतलब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बच जाएंगी, जो भी रिमेनिंग बचेंगी, वो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मुझे बैलेंस शीट पे दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उन इन्वेस्टमेंट को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब वो हमने कहीं और करी है। इज इट क्लियर टू यू? इसमें ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब कहता है बैलेंस शीट की डेट जो है 31 मार्च 2025 को, ये तुम्हें बैलेंस शीट दिया है तो लैंड और बिल्डिंग दिया है, वो तो तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाओगे मिला करके लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी भी मिला करके लिखेंगे, अगर कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, रीवैल्यूएशन होगा तो ऑफ वैल्यूएशन ऐड कर देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और अब की बार जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाऊंगा तो 7,20,000 में से 645 की इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी है, इसलिए वो तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 720 माइनस 645 करके जो भी आ जाएगा वो हमने बैलेंस शीट में लिखना है। स्टॉक 228 और 84 है, ये भी हम कंबाइन करके लिख देते हैं, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे। डेटर्स भी मिला करके लिख देंगे, कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगी तो वो हम लिख देंगे। बिल्स रिसेबल 29,600 केवल पेरेंट के ही हैं, बाकी ये तुम्हें कैश का अमाउंट दिया हुआ है। शेयर कैपिटल पेरेंट की आ जाएगी न्यू बैलेंस शीट में
बाकी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके 40,000 शेयर हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, टोटल शेयर कैपिटल 4 लाख है। रिजर्व्स 1/4/2024 को, रिजर्व का बैलेंस जो तुम्हें दिया हुआ है 1/4/2024 को दिया हुआ है, इसका मतलब जो बिगनिंग की डेट को बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस भी है। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जरा ये इस तरह लिख लेना, 1,14,400 और 1,64,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख और नील है, और बिल्स पेबल नील और 26,000 है, और सन्ड्री क्रेडिटर 1,39,600 and 40,000 की। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, फिर उसने कहा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ कैलविन्स लिमिटेड शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000 ऑन 1/4/2024। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को 60,000 है, और यहां कह रहा है आउट ऑफ विच ए डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1/11/2024। तो 1/11/2024 को डिविडेंड पे तो हुआ, लेकिन बिगनिंग के प्रॉफिट से हुआ, लेकिन मेन चीज है दैट डिविडेंड वाज करेक्टली रिकॉर्डेड बाय वेल्किंस लिमिटेड। अब की बार कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को करेक्टली रिकॉर्ड करा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट नहीं करना, मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करूंगा। समझ में आ गया? बाकी उसने लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो 3 लाख रुपए की थी बिगनिंग की डेट को, 1/4/2024 को बिगनिंग की डेट को जो 3 लाख की थी उसको कंसीडर करा गया 3,60,000 पे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 3,60,000 पर उसको कंसीडर करा गया। तो क्वेश्चन में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 13 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो कहानी है कुछ यूं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर मैं ओपन करूं तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोजिंग डेट तो मुझे लिखनी पड़ेगी। क्लोजिंग डेट 31/3/2025 की है, तो ये डेट तो पहले तो आप लिखेंगे। ओपनिंग डेट आपकी कौन सी है? 1/4/2024 है। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 1/7/2024 को, यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल अब की बार जो है 1/7/2024 है। ये आपकी डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन है। इसका मतलब इसमें 3 महीने प्री के हैं और 9 महीने पोस्ट के हैं। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बाकी अभी हमने नीचे पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 का बैलेंस है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,64,000 का बैलेंस है। अब जहां तक जनरल रिजर्व का सवाल है वो बैलेंस शीट के अंदर ही दिया हुआ है। रिजर्व जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2 लाख है, और वही बैलेंस जो है बैलेंस शीट की डेट बैलेंस शीट में भी लिखा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी 2 लाख की है। इज इट क्लियर टू यू? बाकी इस क्वेश्चन में जो मेन चीज उसने दी, उसने लिखा कि नवंबर के महीने में, मान लेते हैं नवंबर की डेट कहीं यहां पर आ रही है 1/11/2024 को, नवंबर के महीने में वो कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा। अब उन्होंने डिविडेंड तो पे करा है, और डिविडेंड उन्होंने 10% का पे करा, तो 10% ऑफ 4 लाख यानी कि 40,000 का उन्होंने डिविडेंड पे करा होगा। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 4 लाख की है, तो उसका 10% 40,000। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो डिविडेंड उन्होंने पे करा है ये बिगनिंग के प्रॉफिट से पे करा है, यानी कि जो डिविडेंड पे हुआ है वो बिगनिंग के प्रॉफिट से पे हुआ है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अब की बार क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। इस क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड जो है करेक्टली रिकॉर्डेड है। इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट नहीं करा है, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, करेक्टली रिकॉर्डेड। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन की जरूरत इस क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पड़ेगी। नो रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो रेक्टिफिकेशन, इसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मेन पॉइंट ये है, नो रेक्टिफिकेशन। समझ में आया? मेन इस क्वेश्चन के पॉइंट जो थे वो तुमने लिख लिए। बाकी इस क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कुछ रिवैल्यूएशन भी हुआ। जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसको 3,60,000 पे रीवैल्यू करा गया। ये इस क्वेश्चन के जो थे मेजर पॉइंट थे। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अब हमारा फर्ज है कि तुम्हें कराना और तुम्हारा फर्ज है करना, तो मैंने क्वेश्चन को करा। तो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल हमने कंप्यूट करा, जैसा कि हम करते ही हैं। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल
अब डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए हम पहले तो ये देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी के जो टोटल इक्विटी शेयर हैं, नंबर कितना है उनका, 40,000 है। अब 40,000 में अब की बार हमारे पास कितने शेयर हैं, 32,000 शेयर हैं। ये क्वेश्चन की ओपनिंग लाइन में लिखा है। 32,000 शेयर्स हमने एक्वायर करे थे, 6,45,000 का हमने प्राइस पे करा था। इसका मतलब 8,000 शेयर अदर शेयर होल्डर्स के पास हैं, तो 4:1 का रेशियो आपका हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में मैंने रीवैल्यूएशन करा। रीवैल्यूएशन जब आप करोगे तो कोशिश होनी चाहिए आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ROD लिख दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पहले कंप्यूट करना है। उसके लिए आप ये देखते हैं कि बुक वैल्यू बिगनिंग में कितनी है। तो बिगनिंग की बुक वैल्यू जो है, नीचे उसने लिखा था कि 3 लाख की है। अब क्लोजिंग बुक वैल्यू बैलेंस शीट से आपको पता लग गई 2,70,000 की है। तो इससे आपको यह भी पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन जो है वो 30,000 का चार्ज करा, और परसेंटेज आप कंप्यूट करोगे तो 10% का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर हम ये देखते हैं ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एसेट कितने पर रीवैल्यू हुआ, रीवैल्यूड एट। तो एसेट जो रीवैल्यू करा गया वो 3,60,000 पर करा गया, करेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा भी था। बस अब मुझे ये देखना है कि इस दिन बुक वैल्यू कितनी थी। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, बिगनिंग में तो बुक वैल्यू 3 लाख की है। तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा 10% 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने के बाद कंट्रोल की डेट है। तो 7,500, तो इसका मतलब 2,92,500 बुक वैल्यू थी जिस दिन कंट्रोल हासिल हुआ। तो अप वैल्यूएशन है 67,500 का। तो 67,500 का अप वैल्यूएशन है। तो ये तुम्हें पता लग गया कि अप वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में इतना है। अप वैल्यूएशन पता करने के बाद फिर हम ये देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब जब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 9 महीने का है, तो रीवैल्यूड अमाउंट 3,60,000 है। 3,60,000 का 10% तो डेप्रिसिएशन आप लिखेंगे, और 9/12 आपने करा तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। और लेस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो। पूरे साल में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा था 30,000 का करा था, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा डायरेक्टली कंप्यूट कर लो। 9/12 दैट इज इक्वल टू 22,500। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इसका मतलब हमें जो देना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू 4,500। 4,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें देना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। ये चीज करने के बाद अब हम अगला स्टेप जो करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं सर, अगले स्टेप में हम नेट एसेट्स कंप्यूट करते हैं। तो नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए स्टेप नंबर 3 में नेट एसेट्स या एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल आपने बनाया, इसका मतलब है हम एक तरीके से स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स देखने के लिए। पार्ट ए, पहले तो लिखा करो डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, पहले तो आप उसको लिखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं करा, जरा फास्ट करने लग गए हम लगता है क्वेश्चन। अभी तक हमने एनालिसिस नहीं करा है, तो वो भी हमने करा एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है उसका एनालिसिस हमने अभी तक नहीं करा है। ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले तो क्लोजिंग बैलेंस आप आराम से लिखो, जितना भी बैलेंस आपको गिवन है। 1,64,000 का बैलेंस आपको क्वेश्चन गिवन था, जो हमने पहले ही नोट कर लिया था जब हमने एनालिसिस करा था। अब मैंने बताया इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और ओपनिंग बैलेंस है भी 60,000,
लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसमें से डिविडेंड तो माइनस करना ही करना है। देखो यहां तो हम जो डिविडेंड माइनस करते हैं ये कोई रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट नहीं है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि डिविडेंड नवंबर में पे हुआ है और बिगनिंग के प्रॉफिट से पे हुआ है, तो बिगनिंग के प्रॉफिट को कम करना लाजमी है। तो 20,000 अब नेट ओपनिंग बैलेंस है, वो तुम माइनस करोगे तो 1,44,000। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट अर्न करा, करेक्ट, प्रॉफिट अर्नड। और इसमें से पहले 3 महीने के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन हो जाएंगे। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, तो 3/12 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 9/12 जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएंगे। तो 3/12 तुम कंप्यूट करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू 36,000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1,08,000। इस तरीके से आपने जो ये प्रॉफिट्स थे इसको डिवाइड कर लिया। उसके अलावा फिर तुम्हें जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस है। अब क्लोजिंग बैलेंस आपका 2 लाख का है, तो उसमें से आप ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे। अब ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, वो भी 2 लाख का दिया है। इसका मतलब जनरल रिजर्व में इस साल सब्सिडियरी कंपनी ने कुछ भी ट्रांसफर नहीं करा। अगर कुछ भी ट्रांसफर नहीं करा तो कोई प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन हो नहीं सकता, इजंट इट। स्टेप नंबर 4 में अब हमने एनालिसिस टेबल बनाया। तो एनालिसिस टेबल, अब एनालिसिस टेबल जो है, एनालिसिस टेबल बनाते से जब हम बनाते हैं तो हमेशा पहले पार्ट ए डेट ऑफ एक्विजिशन लिखना जरूरी है। उसके अंदर भी आप पहले आराम से लिखें शेयर कैपिटल। सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वो 4 लाख ही रही होगी। उसके अलावा फिर हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 20,000 का है, नेट ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ये गलती मत करना, नेट ओपनिंग बैलेंस लिखना है। प्लस पहले 3 महीने में जो प्रॉफिट कमाया गया वो 36,000 का कमाया गया। तो इसका मतलब कंट्रोल के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 56,000 का बैलेंस था, इजंट इट। इसी तरीके से आप जनरल रिजर्व लिखेंगे। अब जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस जो है वो तो 2 लाख है और प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व कुछ है ही नहीं क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो कंट्रोल के दिन जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस था। उसके अलावा हमने रीवैल्यूएशन करा था, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व 67,500 का था ड्यू टू अप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कोई बोनस कैपिटल नहीं है, कोई अंडर राइटिंग कमीशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिस्काउंट नहीं है, होता तो मैं माइनस करके लिख देता। अब आप इनको टोटल कर लें, 7,23,500 आ गया। फोर 4:1 के रेशियो में इसको डिवाइड भी कर लें तो डेट इज इक्वल टू 1,44,700 इंटू 4 5,78,000 कितना आ जाएगा, 800 आएगा। उसके अलावा फिर पार्ट बी लिखेंगे आप। पार्ट बी में पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर भी ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाद के जो 9 महीने थे उसमें सब्सिडियरी कंपनी ने 1,08,000 का प्रॉफिट कमाया। इसमें आपके हिस्से का प्रॉफिट है 86,400 और माइनॉरिटी का हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा 1,21,600। जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कुछ है ही नहीं क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में हमने जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं करा ना। अब डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने कंप्यूट करा था तो 4,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन था। एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमारा हिस्सा 3,600 हो जाएगा और इनका हिस्सा 900 हो जाएगा, करेक्ट। 21,600 में से मैं 900 माइनस कर देता हूं तो 20,700 नेट अमाउंट आ जाएगा। अब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब जो है मेरा फ्लो अब धीरे धीरे
कम हो रहा है उसका कारण क्या है कि ये ना इलेक्ट्रॉनिक पैनल जिसमें हम लिख रहे हैं ये बड़ा गर्म हो जाता है कई बार लिखते लिखते, और तुम्हें पता है मैं लिखता इतना सारा हूं तो, और हाथ भी जलने शुरू हो गए। एनीवे, अब इस केस में फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने कंप्यूट करना है। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने कंप्यूट करा, लेकिन आपके लिए चलो इतना हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यहां पर मेन पॉइंट है जो मैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको करा रहा था। बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी लिखूंगा। अब कई बच्चे यहां गलती क्या कर देंगे, बैलेंस शीट का अमाउंट देखेंगे, कितना भी उनको समझाया जाए। भाई जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, पूरा ही लिख दिया मैंने, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आपने जो पैसा दिया है वो क्वेश्चन की ओपनिंग लाइन में लिखा था 6,45,000, और अब की बार मैंने इसमें से डिविडेंड माइनस नहीं करा, मैंने अब की बार डिविडेंड माइनस नहीं करा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम्हें लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब की बार डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड है। करेक्टली रिकॉर्डेड का मतलब वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो इसलिए रेक्टिफिकेशन की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उस वक्त मैं तुम्हें बोल रहा था। तो 6,45,000 में से बस आप अपना शेयर ऑफ नेट एसेट्स माइनस कर देंगे। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स जो अभी हमने कंप्यूट करे थे 5,78,800, वो आप माइनस इसमें से कर दो, तो 66,200 आपकी गुडविल आ जाएगी। 66,200, दिस विल बी द गुडविल। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा, और कंसोलिडेशन में से भी आप माइनस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर जो स्टेप नंबर 6 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंप्यूट करने का, वो भी मैं कर देता हूं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटी के हिस्से में कितने नेट एसेट्स हैं वो हमने कंप्यूट कर लिए थे 1,44,700। फिर शेयर इन माइनॉरिटी का कितना शेयर है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन P&L एंड रिजर्व्स, वो हमने कंप्यूट कर लिए थे 20,700, शायद हमने निकाला था, मैं ही भूल गया कितना, 20,700। तो 20,700 आप इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 1,65,400। तो इस तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कंप्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड है तो इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस नहीं करेंगे और कंसोलिडेटेड P&L में से भी माइनस नहीं करेंगे। बाकी आप बाय बैलेंस शीट खुद बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वैसे तो मैंने यहां बनाई हुई है बैलेंस शीट, ये मैं वैसे ही रीड कर दे रहा हूं। शेयर कैपिटल 10 लाख की सिर्फ होल्डिंग की, बाकी रिजर्व 480 आएंगे क्योंकि कोई पोस्ट एक्विजिशन है नहीं। अब कंसोलिडेटेड P&L में देखो जो होल्डिंग का बैलेंस है प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर है। अब शेयर ऑफ डिविडेंड मैंने लिखा है, लेकिन मैंने कुछ माइनस नहीं करा और मैंने लिख भी दिया है नो नीड, यहां कोई जरूरत अब नहीं है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बाकी कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं है। माइनॉरिटी का क्लेम आपने लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट मिला करके लिख देंगे, बिल्स पेबल मिला करके लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर मिला करके लिख देंगे, कुछ और है नहीं इसमें करने के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग भी कंसोलिडेशन करने के लिए लाइन बाय लाइन एडिशन। प्लांट एंड मशीनरी में पहले तो दोनों के आइटम को मिला दें, अप वैल्यूएशन ऐड करें, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। बाकी इन्वेस्टमेंट देखो 720 की थी, उसमें से जो 6,45,000 जो इन्वेस्टमेंट हमने सब्सिडियरी कंपनी में करी है वो मैंने हटा दी, और आउटर कॉलम में 75,000 आएगा, और गुडविल भी लिखना मत भूलना। बाकी इन्वेंट्रीज आप लिख देंगे, बाकी सब चीजें मिला करके ही लिखनी है, इसमें और कुछ मेरे बताने लायक नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 खुद ट्राई करेंगे। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन तो कम से कम खुद करें, और फिर नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम डिविडेंड का आखिरी हिस्सा, और यही आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है, जब डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी देती है और लिखा नहीं होता कि ये डिविडेंड हमने लास्ट ईयर के लिए दिया है या हमने बिगनिंग के प्रॉफिट से दिया है, तो तब डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।